Am I audible, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. A very good afternoon to one and all. I, Rajiv Kumar, Assistant Professor, on behalf of TIMS, feel very proud to introduce today's eminent speaker, Mr. Amandeep Kumar. Sir is well-known faculty in CCS University and speaker as well as author. Today, Sir will share his views on analysis of National Curriculum Framework in relation to the Nai Talim and preparation of assignment file of E304. Before this, I would like to explain some about Sir. Mr. Amandeep sir has a long 15-year experience working as faculty in higher education institution. Presently, he is working in a reputed institution, TIMS. Mr. Amandeep Sharma is qualified master in different subjects: MSc Mathematics, MA Sociology, MA Mathematics, MA Education, MEd, NET qualified, MPhil, and PhD in Education. He has published more than 5 research papers in national and international journals, more than 18 national workshops and conferences and international seminars have attended as resource person and presented papers. He is awarded in MEd as topper by Rotary Club of Muzaffarnagar. Mr. Amandeep Kumar sir organized co-curricular activities, field-based teaching, and he has worked as inspection team member for B.Ed and VTC laboratory setup work. He keeps giving his valuable time for the improvement of his career and support others for the same. Once again, I welcome you, sir. Please join. Mandeep, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Hello. Yes, sir. Your PPT is visible. Okay, okay, sir. Thank you, sir. Hello. Hello, Yes. sir. Yes, sir. You are audible. Hello, hello, ma'am. Yeah, I am Yes, audible. sir. Yes, yes. Okay, okay. Thank you, ma'am. सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार। और प्रिंसिपल सर महोदय का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जो कि एक बहुत बड़े स्तर की होती है कि आप अपने वर्क को किस प्रकार से अच्छे से सबके सामने प्रेजेंट करते हैं, और उनका मैं धन्यवाद मैं आज के एंकर सुजा मैम का भी देना चाहूंगा, और राजीव सर जिन्होंने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा प्रस्तुत किया, उनके लिए धन्यवाद। मैं समय की महत्ता को देखते हुए अपने कार्य को स्टार्ट करता हूं, और जो कि एक असाइनमेंट कार्य के रूप में मुझे दिया गया है, वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। ये B.Ed सेकेंड ईयर में एक फोल्ड पेपर के रूप में इंक्लूड किया गया है। आफ्टर 2018 के बाद ये शामिल किया गया है। 2015 में CCS यूनिवर्सिटी में एक रिफॉर्म हुआ 2 ईयर कैरिकुलम के लिए, उससे पहले 1 ईयर कैरिकुलम था। आफ्टर दैट 2018 में 2018 में कैरिकुलम में फिर चेंज हुआ और उसमें वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम को इंक्लूड किया गया सेकेंड ईयर में। इसमें
एक बच्चों के लिए गांधी जी के बारे में यदि हम फिलोसफिकल वे में जानते हैं तो काफी कुछ चीजें फिलोसफी में हमने पढ़ी है, जानते भी हैं कि गांधी जी ने शिक्षा के बारे में किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए, क्या उनका दर्शन रहा है, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दर्शन प्रस्तुत किया अपना, क्या उनकी बायोग्राफी है, किस प्रकार से वे अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्ष किए। उन्हें ब्रीफ में प्रकाश डालते हुए आगे जो भी राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के कैरिकुलम चेंज हुए हैं, किस प्रकार से शिक्षा नीति आई है, किस प्रकार से मूवमेंट्स हुए हैं, उन सब के बाद क्या कैरिकुलम के प्रति नई तालीम जो गांधी जी द्वारा दी गई है, गांधी जी को उनका जन्मदाता माना जाता है, क्या उसकी यूटिलिटी है, क्या उससे कोरिलेशन है उसका, उन चीजों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो मैं चाहूंगा कि सभी अपने विचार बाद में मेरे लिए प्रस्तुत करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय लाइफ इज माय मैसेज, गांधी जी द्वारा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं गांधी जी के बारे में। मैं गांधी जी की पहले ब्रीफ उनकी जो भी लाइफ रही है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। फिर गांधी जी ने जो तालीम दी है, जिसे हम बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, विभिन्न नामों से हम जानते हैं, परंतु आज के इस परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की नई तालीम की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। क्या है नई तालीम? गांधी जी, अब भाई गांधी जी यानी गांधी जी को ही क्यों मेनली फोकस किया गया, क्यों उन्होंने देश के, आज भी हम देखते हैं कि जो करेंसी है उस पर भी गांधी जी की जो मूर्ति है वो छपी आती है, तस्वीर छपी आती है, क्योंकि क्यों उन्हें एक बहुत बड़े परिवर्तनकर्ता के रूप में समाज में शामिल किया गया। गांधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत से, जब ब्रीफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो कहाँ पढ़ाई की, कैसे पढ़े, कहाँ गए, बैरिस्ट्री करी, लॉ करी, या उसके बाद हम क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या जन्म, इन चीजों पर ध्यान रखते हैं। जिसे हम देखते हैं 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ, उसको हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। बस इतना ही केवल हम उनके बारे में जानते हैं। और आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें गांधी जी नाम लगाया जाता है या अन्य कारण होता है तो हम उन पर विवाद करते हैं, गांधी जी सही थे या गलत थे, इन सब का कंक्लूजन हम निकालते हैं। बट इन सब के बारे में किसी व्यक्तित्व की जो प्रतिभाएं हैं, जो उनके कार्य हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जो अपने जीवन काल में देश के लिए किया वो अच्छा या बुरा, इसका निर्णय करने वाले हम स्वयं नहीं होते हैं, क्योंकि किस प्रकार का परिवर्तन रहा हो, क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस रही होंगी उस समय, क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रहे होंगे, अंग्रेजों का गुलाम भी देश रहा है, और अंग्रेजों को किस प्रकार से भारतीयों को शोषित किया जाता था, किस प्रकार से किसानों पर अत्याचार होते थे, विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। उन सब में देखें तो एज ए लीडर, एज ए टीचर को भी हम लीडिंग का कार्य कहते हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के नेशनल मूवमेंट्स में लीडिंग का काम किया, और उनमें सब में संघर्ष करना, आज देखते थे अहिंसा, आज कोई यदि एक चांटा मार देता है एक, तो उसके प्रति हम क्या करते हैं, उससे युद्ध करते हैं, मारपीट, खून खराबा होना शुरू हो जाता है। परंतु उन्होंने एक मुहिम चलाई कि नहीं, अहिंसा, बिना लड़े ही हम अपने कार्य को कैसे फलीभूत कर पाते हैं, कैसे उसमें सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं। ये सब चेंज तब लाया जा सकता है जब हम उसके प्रति सहनशीलता, स्वावलंबन और सेल्फ डिपेंड हो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर पैसेंस हो, इन सब गुणों से वो फलीभूत है। यहाँ पर विदाउट एनी ऑफिशियल पोजीशन, पावर ऑफ मनी, कोई भी पद नहीं था, कोई भी पावर ऑफ मनी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था उनके पास, और एक हम्बिलिटी थी, एक मानवता था, एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक हम्बल बिहेवियर था उनके पास, जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। Again, world prominence helpful achieve freedom and left a last legacy for us all. यानी उन्होंने हमें भारत को स्वतंत्र कराने में भी काफी हेल्प की। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। ब्रीफ जो उनका कार्यकाल रहा है जीवन का, उसमें बताऊँ मोहनदास करमचंद गांधी, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में उनका एक जन्म हुआ है, और
उनको पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, माँ का नाम पुतलीबाई। लास्ट में पिता के नाम से उनका नाम बना मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की, जिस कारण से उन्हें आज हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। इनका जो विवाह था वो बाल्यावस्था में ही हुआ। 14 वर्ष की अवस्था आयु में इनका विवाह हुआ। कस्तूरबा गांधी, जिसे हम आते थे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, आज उन्हीं के नाम से ही, उनकी वाइफ के नाम से ये खोले गए। और 1888 में 1888 में इंग्लैंड चले गए और इन्होंने माँ भगवत गीता, जिसे हम गीता हिंदू एक धार्मिक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसका अध्ययन किया। और लाइट ऑफ एशिया को भी इन्होंने पढ़ा। और 1891 में इन्होंने बैरिस्टर इन लॉ की उपाधि प्राप्त की और दक्षिणी अफ्रीका में भी गए, वहां पर इन्होंने पहला सत्याग्रह किया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के बाद 1915 में भारत लौटे और भारत लौटने के बाद इन्होंने यहाँ भी चंपारण में जो है नील की खेती को लेकर के बहुत सारा विवाद चल रहा था, तो वहाँ भी इन्होंने उसके संबंध में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया। और बाकी सब आप देखते कितने मोमेंट्स यहाँ पर हुए। दांडी मार्च हुआ नमक को लेकर के, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत और खेड़ा आंदोलन हुआ। तो इन्होंने अंततः यदि हम देखें इनके प्रयासों को तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, एक जो 1857 की क्रांति थी, उसके पश्चात एक बहुत बड़ा मोमेंट के रूप में माना जाता है और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंततः भारत जो है 1947 में आजाद हुआ। अंत 48 में नथुराम गोडसे ने किन्हीं कारणवश उन्हें गोली मारी। जो भी कारण रहे हों उस समय उन पर हम कोई प्रकाश डालना नहीं चाहते यहाँ पर। तो आगे इनके फिलोसफिकल दर्शन के बारे में बातें करते हैं तो देखेंगे सत्य, अहिंसा और प्यार, ये तीन इनके स्तंभ थे जिन पर ज्यादातर अपने जो कार्य हैं, अपने जो लड़ाइयाँ हैं, अपने जो विचार हैं, इन्हीं पर फोकस करते हुए प्रस्तुत करते थे। सत्य को मानते थे कि सत्य की दिशा में लिए गए निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने वहां पर वो किया कि आज के समय में देखते हैं जहां पर लाभ होता है, जहां पर स्वार्थ होता है, उसके प्रति व्यक्ति अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है, उसके प्रति व्यक्ति जो है झुक जाता है। जहां पैसा देखा, जहां लाभ देखा, सत्य को छोड़ देता है। आप देखेंगे बहुत सारे कार्य हम जीवन काल में प्रतिदिन पता नहीं कितने प्रकार के झूठ किसी एक सत्य को छुपाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सत्य के मार्ग पर अडिग रह करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए और उसके प्रति ही पूरी तरह से अडिग रहना चाहिए कि सत्य है। सत्य के साथ में चाहे शारीरिक हानि हो, चाहे धन की हानि हो, परंतु सत्य के प्रति लगे रहना चाहिए। तो सत्य इन्होंने लिया। नॉन वायलेंस की मैंने बात की थी, अहिंसा, झगड़ा करके अहिंसा परमो धर्म में, यानी बिना झगड़े के भी भाईचारा कायम करके कहीं ना कहीं मैत्रिता या सबके साथ जो है एक समान एक इक्वल बिहेवियर, कैसे उसे सही दिशा पर लाना है। वैसे हमने साइकोलॉजी में भी इस पॉइंट्स को बहुत ज्यादा फोकस किया था। और प्रेम कहते हैं कि पशु को भी मित्र यानी पक्षी को भी अपना बनाने में समर्थ हो जाता है। तो प्रेम की भाषा तो बहुत ही अलग। तो अहिंसा परम धर्म माना गया है इसमें। तो सत्य का जो इन्होंने वर्णन किया है, सत्य का बल दृढ़ अवलंबन होता है। तो इस चीज को इन्होंने यहाँ पर फोकस किया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गांधी जी फिलोसफी ऑफ लाइफ, ये भगवान में आस्था, यानी कहीं ना कहीं सांसारिक पराकाष्ठा से परे पारलौकिक शक्ति को भी ये मानते थे, जिसे हमने भगवान की श्रेणी में कहा है। यानी भगवान पर भी विश्वास रखते थे, यानी भक्ति में विश्वास रखते थे और मानव एकता पर, उसकी यूनिटी पर, उसके पल पर जो है अपना सेंस ध्यान रखते थे। तो पर वाले अहिंसा कहा, लव। और नेक्स्ट आते हैं ब्रदरहुड ऑफ मैन, भाईचारा, सत्याग्रह, सर्विस अप टू ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए कार्य करना। और जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है व्यक्ति की, उस पर बल दिया। फियरनेस, किसी से डरना, निर्भीकता जिसे कहा गया है, किसी से डरना।
तो आज के समय ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जुल जाता है कि हम डर के कारण ही, एक डर व्यक्ति के मन में समाया हुआ होता है कि इस कार्य को करने से मुझे हानि होगी, इससे लाभ होगा या नहीं होगा, मैं जीतूंगा, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। कहीं ना कहीं उस डर के कारण वह कार्य को करता है। तो उस निर्भीकता से किसी कार्य को करना चाहिए, पूरे मनोबल से कार्य करना चाहिए, उनके इस सिद्धांत में था। नेक्स्ट, यहाँ पर ब्रीफ एजुकेशन इन्होंने दिया मैंने यहाँ पर, और इनकी एजुकेशनल फिलोसफी की बातें करते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में गांधी जी ने बहुत ज्यादा जो है बल दिया है। एजुकेशन को इन्होंने कहा है एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट, एजुकेशन इज नॉट लिटरेसी ओनली। उन्होंने कहा कि शिक्षा कोई साक्षरता नहीं है, जिसे कहते हैं कि हम साक्षर हो गए, लिखना पढ़ना जान गए, अंगूठा छोड़ दिया, लगाना छोड़ दिया, नहीं। उस समय देश की स्थिति क्या थी जब गांधी जी ने ये सब मूवमेंट्स किए? उस समय भारतीयों को मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी को आपने शायद जाना होगा कि मैकाले ने कहा कि कुछ भारतीयों को साक्षर बना दीजिए और वह अन्य जो भी हमारे काम के लायक होंगे उन्हें शिक्षित करेंगे। इस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ता चला जाएगा और शिक्षा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से सर्कुलेट होगी। परंतु उन्होंने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया, है ना। अंग्रेजी शिक्षा का जब विकास हुआ तो सीधा मैकाले को जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने में मैकाले ने पूरा योगदान दिया। और जो भारतीय साहित्य था वो सब था, उनको उन्होंने डेस्ट्रॉय किया, कुछ को चुरा कर ले गए। परंतु जो भारत का नींव थी, हिंदी भाषा, मातृभाषा, या भारतीयों की जो क्षेत्रीय परिस्थिति थी, ज्योग्राफिकल भौगोलिक परिस्थिति थी, उसके आधार पर सांस्कृतिक परिस्थिति थी, उनके आधार पर उनको सब नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य किया। आज हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में विवाद करते रहते हैं। और उस समय ये नहीं था, उस समय भाईचारा था, कोई ना हिंदू था, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई किसी तरह से आपस में बटा हुआ नहीं था। सब केवल एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी का प्रिज्म लहराने पर ध्यान देते थे, कैसे हम लोग आपस में जीविका निर्वाह करें। और शिक्षा को उन्होंने उसी बिंदु को आधार बनाया, कैसे जीविकोपार्जन कर सके, कैसे लाइफ लिविंग हो सके। ना कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई इस तरह का रोजगार पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज थी उस समय। जो भी हम बातें कर रहे थे, मैडम ने अभी डिस्कस किया था बाद में कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है, उस समय इनका इतना ज्यादा विस्तार, इनका कहीं ना कहीं प्रभाव नहीं था। परंतु फिर भी एक मोमेंट्स लाना, एक परिवर्तन लाना, उसके लिए उन्होंने बहुत भूमिका इसमें निभाई। तो एजुकेशन को कैसे कि सबको शिक्षित किया जाए, कम से कम इतना तो वो व्यक्ति अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके, लिखना पढ़ना जान सके, और अपनी गणितीय जो कैलकुलेशन है, दैनिक लेन देन है, व्यापार है, इन सब कार्यों को वो आसानी से इन्वॉल्व हो सके। मुद्रा का भी उस समय देखेंगे कोई वो नहीं था, लोगों की सामान्य मुद्राएं थी, है ना, धड़ा, टका, तोला, इन सब को वो आसानी से नहीं जानते थे, जिनसे वो अपने ही बनाए गए मापदंड पर ही अपने कार्यों को पूर्ण करते थे। ना ही कोई घड़ी थी, ना कोई। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही, एक तरह से कहे, विकसित कंट्री तो आज भी नहीं है, विकासशील की श्रेणी में आज भी है, परंतु पहले और अब में काफी परिवर्तन आया है। आज हम शिक्षा को बहुत ही मानते हैं कि केवल हमारा बौद्धिक विकास हो और वो शारीरिक विकास हो या ना हो। आज हम लैपटॉप, मोबाइल, इन सब इन्वॉल्व रहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक खेलते रहते हैं। केवल बौद्धिक विकास ही सब कुछ नहीं था। शिक्षा का अर्थ केवल बौद्धिक विकास से नहीं है, शिक्षा का तात्पर्य ऑलराउंड विकास से है, संपूर्ण विकास से है, चाहे वह बौद्धिक क्षेत्र में हो, चाहे वह शारीरिक क्षेत्र में हो। आज हम जब हमारा शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है तब हम एक्सरसाइज, योगा करते हैं। आज योगा का बहुत ज्यादा जन्म हो गया, जैसे रामदेव बाबा ने बहुत सारा योगा सिखा दिया, आज करने लगे, क्योंकि हमें पहले उसकी यूटिलिटी महसूस नहीं थी। यूटिलिटी थी, एक्सरसाइज करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, हमारे कार्य इस प्रकार से थे कि हम कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से अपना शारीरिक व्यायाम आसानी से होता रहता था। और आज का जीविका में और पूर्व की जीविका में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंतर रहा है, और जिसके लिए हमें आज मॉरलिटी की भी आवश्यकता है, हमें सोशलिटी की भी आवश्यकता है, इमोशनल भी हमें होना पड़ेगा, जिसके भाव हमारे अंदर नहीं है। आज हम देखते हैं बहुत वृद्धावस्था आश्रम खुल गए हैं, या
बहुत से जो जीवों पर दया नहीं आ रही है, मार रहे हैं, गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर सीधे निकल जाते हैं उसे छोड़ करके, मर रहा है। पहले क्या था, परोपकार की भावना। ये सब जब व्यक्तित्व में शामिल नहीं होगी तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उस शिक्षा का। जिस शिक्षा के प्रति हम क्यों प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा, इसका हमें उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम कहीं ना कहीं एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में जाने जाएं, अपना विकास हो और देश का भी विकास हो। परंतु हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के अलावा शिक्षा का अर्थ कुछ समझते ही नहीं है। अपनी भोग विलासिता को पूर्ण करना ही, अपने व्यवसाय को चुनना ही हमारी एक शिक्षा का अर्थ माना जाता है। आज जो बच्चा बीएड भी कर रहा है, उसका केवल एक अर्थ है, कैसे उस गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए, कैसे उसे रोजगार मिल जाए। परंतु यह नहीं सोचता है कि जिस व्यवसाय को मैं चुनने के लिए पाठ्यक्रम कर रहा हूँ, उस व्यवसाय का मुख्य आधार क्या है। और शिक्षक देश के भविष्य का निर्माता है, जैसा कहा गया है विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा। तो उस भविष्य के निर्माता के लिए आज भविष्य का निर्माता ही कहीं ना कहीं जो है दिशा विमुख हो गया है। उसे कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करने से पूर्व अपने भविष्य का निर्माण वह नहीं कर पा रहा है, ना ही वह उस दिशा में जा पा रहा है। जब हम खुद ही अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद तो हम दूसरे बच्चों के भविष्य का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। ये कहीं ना कहीं उस समय उनके द्वारा माना गया था कि इस तरह से होना चाहिए कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। उन्होंने कोटेशन के रूप में भी इस बात को एक्सप्लेन किया कि आई मीन एन all round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit। कहीं ना कहीं शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का सर्वांगीण विकास, तीनों का सामंजस्यपूर्ण, जिसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ट्रिपल एच का, 3H जिसे हम जानते हैं, हेड, हार्ट और हैंड। तो हेड को उसने कहा कि मस्तिष्क का विकास, यानी हेड किसके अंदर, हेड के अंदर मस्तिष्क है, ब्रेन है, तो ब्रेन डेवलप होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लिटरेसी भी हो, बट इंटेलेक्चुअल इतना हो, नॉलेज इतनी हो कि आप पूरे ब्रह्मांड को जानने की क्षमता रखें। आज हम छोटा सा ज्ञान, थोथा चना और बाजे खाना, थोड़ा सा ज्ञान उसे प्राप्त करते हैं और उसे ही अगले दिन भुनाने चल देते हैं। कि जिस प्रकार से एक मैकेनिक के पास एक छोटा सा वर्कर लगा हुआ है, 2 दिन जाने के बाद तीसरे दिन खुद मैकेनिक बन जाता है। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटेंसी नहीं आई, कहीं ना कहीं फुल आई। आया क्या कि हमें ये लगा कि हमने जो जाना वह कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर दे, तुरंत इम्प्लीमेंट कर दे, कभी हमारी मेमोरी में आगे तक वो बात रहे या नहीं रहे। तो हमें कहीं ना कहीं डाउट है अपने इंटेलेक्चुअल पर, हमें अपने माइंड पावर पर डाउट है कि हमें फॉरगेटिंग पावर हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं आपका कॉग्निटिव डोमेन, कहीं ना कहीं आपकी इंटेलेक्चुअल पावर वीक है, जो नॉलेज को गेन तो कर रहा है बट नॉलेज को संभाल करके नहीं रख रही है। जैसे ही समय या पानी का भाव आया, फिर दोबारा से आपका माइंड पूरी तरह से प्लेन साफ हो, नेक्स्ट पार्ट पर गए, फिर उसको रिमेम्बरिंग की बात कुछ नहीं हुई है। यहाँ ऐसे ही शरीर है, शरीर में केवल ये मानते हैं कि जो खा लिया, जो पी लिया वो अपना, अच्छे साबुन, अच्छे क्रीम, अच्छे पाउडर लगाने से शरीर का विकास नहीं होता है। शरीर का बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, बाहरी बैक्टीरिया से सुरक्षा, आंतरिक बैक्टीरिया से सुरक्षा और आंतरिक जो भी मांसपेशियां हैं उनका समुचित विकास हो, जिससे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अरस्तु महोदय ने ये बात कही थी कि जब स्वस्थ शरीर होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का हेल्दी होना भी बहुत ही आवश्यक है। और आत्मा का विकास, जैसा कि मैंने कहा कि आज के समय में संवेगात्मकता का अभाव है व्यक्ति में, तो संवेगात्मकता कब अच्छे से होगी, कहीं ना कहीं फीलिंग्स आए। क्या फीलिंग्स मानते हैं, अपने को लगा कांटा चुभा तो दर्द हुआ, परंतु दूसरे को कांटा चुभ रहा है, दूसरा गिर रहा है, मर रहा है, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है। भाई क्योंकि हमें अपनी फीलिंग ऐसी लगती है कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, परंतु जब दूसरों के साथ होता है तो हम ये एनालाइज नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं जो दूसरे के साथ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं यदि वह हमारे साथ होता है, एम्पैथी सिंपैथी दिखाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं।
तो इन सब चीजों का अर्थ जाने और इनमें यही बात कही गई कैसे शिक्षा का उद्देश्य केवल हमें व्यवसाय प्रदान करना ही नहीं, केवल हमें समाज में एक सामाजिक प्राणी और एक अपनी जीविका निर्वाह करने वाला एक स्वावलंबी प्राणी बनाने का प्रयास भी गांधी जी की इस फिलॉसफी में, एजुकेशनल फिलॉसफी में वर्णित की गई है पहले ही। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। मैं भी बहुत चीजें बोला था, उनका उद्देश्य क्या है शिक्षा का, वोकेशनल एम, कल्चरल एम यानी व्यवसाय प्राप्त करना। और व्यवसाय के लिए अभी देख रहे थे कि बहुत सारे पाठ्यक्रम आ गए, प्रोफेशनल कोर्सेज आ गए हैं। बच्चा पैदा पहले होता है, जन्म पहले लेता है, चिंता उससे पहले ही आ जाती है कि बच्चा जन्म लेगा तो इसे क्या बनाना है, इसे कलेक्टर बनाना है, इसे आईएएस बनाना है, इसे टीसीएस बनाना है, ये कैसे अपनी रोजी रोटी का निर्वाह करेगा। माँ बाप को चिंता उससे ज्यादा हो जाती है, परंतु ये नहीं जानते हैं कि जिसे भगवान ने पैदा किया है कहीं ना कहीं उसकी रोजी रोटी का भी संचालन वही खुद करेगा। हम चाहे कितने भी आडंबर रच ले, कितने भी हम कंपनी फैक्ट्रीज लगा ले, परंतु जीविका निर्वाह करने के लिए पालन पोषण वही करता है, वही रोजगार दर्शाता है, जिसे हम कहते हैं कि भाग्य पर छोड़ दीजिए। नहीं, कार्य करना भी चाहिए, परंतु हमें कार्य के लिए कैसे शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की बात की। आज हम किसी एक को देखते हैं कि एक बढ़ई का बच्चा बढ़ई बन जाता है तो उसे शर्म महसूस होती है कि नहीं, हमें समाज में अपना स्टेटस उठाना है। अरे भाई, बढ़ई का बेटा बढ़ई का काम करेगा तो उसे क्या ऐतराज, नहीं, वो उस कार्य को सीख ले जिसमें उसकी रुचि हो। नाई का बेटा नाई का काम कर रहा है तो क्या ऐतराज है, क्या समस्या है। शिक्षक का बेटा शिक्षक बन भी पाए या नहीं बन पाए, आदमी एक अच्छा बनने का प्रयास करे। और आज के समय में देखते हैं कि जो कितना कि मोदी जी ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया, वोकल फॉर लोकल, इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया कि जीवन कौशल बढ़ाइए, लाइफ स्किल्स पर ध्यान दीजिए। तो ये जो स्किल्स आ रही है पहले थी, पहले समाज इनसे दूर नहीं था स्किल्स से। आज हम इन स्किल्स को, एक प्लम्बर है, एक कारपेंटर है ना, एक कहीं ना कहीं नाई है, और कृषक की खेती करने वाला किसान तो आज है, परंतु उसके साथ जो लेबर लगी हुई है, आज हम क्या हो गए, हम हैंड टू माउथ हो गए हैं। क्यों? वर्क उतना करते हैं जितना हमें हमारा पेट भर सके, बस ये नहीं सोचते हैं कि उतना कार्य करने से हमारे टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। यूटिलाइजेशन कब होगा? जब हम अपने टाइम का पूरी मात्रा में सदुपयोग करेंगे और उस कार्य के टाइम के प्रति हम अपनी पूरी मानसिकता, पूरी शारीरिकता को इन्वॉल्व करेंगे। आज क्या, आज आलसी सो जाता है, सोता रहेगा तो सोता ही रहेगा, खाएगा तो खाता ही रहेगा, 4 टाइम खाना खाता है, ये नहीं देखता है कितना खाना खा करे, क्या तुम हंगर इंडेक्स बढ़ गया है भारत का। बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है, कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आराम की चीजें उसके पास चाहिए, एसी लगा होना चाहिए, बहुत अन्य चीजें लगी होनी चाहिए, परंतु उनका यूटिलाइजेशन नहीं देखता है कि इमीडिएट एम क्या है, वोकेशनल एम क्या है। नेक्स्ट है कल्चरल एम। व्हाट इज द कल्चर? संस्कृति क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, सिविलाइज्ड पर्सन है या नहीं है। हम कल्चर को मानते हैं कि जो पुराने ट्रेडिशन चले आ रहे हैं वो कल्चर है, नहीं। कल्चर किसी एक पैटर्न है लाइफ का, और लाइफ पैटर्न जो पूर्व से चला आ रहा है उस पैटर्न में चेंज लाना अच्छा है, परंतु वो पैटर्न जो था कहीं ना कहीं जनरलाइज किया हुआ पैटर्न था, जो लोगों की खुशी और सुख को कहीं ना कहीं आपस में बांटने का काम करता। नृत्य हो रहा है, हम जाकर के डांस देख रहे हैं, वही डांस जो एक समूह रूप में हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वही डांस बार या कैफे में भी हो रहा है जाकर के, परंतु उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं सामंजस्यपूर्ण एक समाज बैठा है, उसमें क्या है, उसमें केवल व्यक्ति बैठा है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक भोगिता हो गई है। तो कल्चर का अर्थ केवल वह नहीं, कल्चर का अर्थ है जो प्रतिमान, जो पैटर्न पूर्व के समाज के द्वारा बनाए गए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कैसे हो, जिससे वो अपनी लाइफ लिविंग को इजी कर सके। ये इमीडिएट एम रखा, करेक्टर एम उसी से जुड़ा हुआ है। परफेक्ट डेवलपमेंट एम, डिग्निटी ऑफ लेबर। आज हम देखते हैं वेबर की ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी अपनाते हैं सभी जो भी ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक संस्थाएं हैं, वेबर थ्योरी, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, एक डिग्निटी बना देते हैं।
डिग्निटी ऑफ लेबर पहले भी थी, बट आज वो ब्यूरोक्रेसी लागू है, परंतु डिग्निटी लागू नहीं है। जिसको जो कार्य में रुचि है, जिसमें महारत हासिल है, जिसमें वो कॉम्पिटेंट है, उस कार्य को उसी को कराना चाहिए। आज हम ऑलराउंड बनते हैं परंतु कार्य में पढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कारपेंटर वाला अच्छे से कर लेता है, समय का सदुपयोग करेगा, इजीली वो कार्य को पूरा कर लेता है, तो कारपेंटर इज इजी क्योंकि उसमें महारत है। लोहार महारत हासिल किया हुआ है, परंतु उसमें नए तरीके सीखते हैं तो वह कहीं ना कहीं परफेक्शन नहीं आता। डिग्निटी ऑफ लेबर इसी चीज को कहता है कि जिसके कार्य की जिसके अंदर जितनी प्रतिभाएं, उसके आधार पर उसको कहीं ना कहीं मेहनताना उसको श्रम वह मिलना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप, इंडिविजुअल एंड सोशल एम, आपका क्या इंडिविजुअल एम है, क्या सोशल एम है, समाज के प्रति क्या आपके दायित्व हैं, है ना। डीवी ने भी कहा मैन इज ए सोशल एनिमल, उन्होंने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सोशल एम भी आपका होगा। हम कहते हैं कि वी कैन नॉट सर्वाइव इंडिविजुअली इन द सोसाइटी, बट इंडिविजुअल एम क्या है? इंडिविजुअल एम अपने आप को भी, तो यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड। बायोलॉजी कहती है कि आप एक जैविक प्राणी है, यू आर ए बायोलॉजिकल एनिमल आल्सो, बट यू आर सोशल एनिमल आल्सो। हाय, क्योंकि यदि आप नहीं होंगे तो समाज का और राष्ट्र का क्या महत्व? तो अपने आप का भी विकास करना है और समाज को भी विकसित करना है, समाज के बाद राष्ट्र का भी विकास करना है, ये भी आपका एक उद्देश्य उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा स्पिरिचुअली मीनिंग आध्यात्मिक विकास, अपने आप को जानना और उस परमात्मा को भी जानना, मोक्ष की प्राप्ति, कैसे अल्टीमेट गोल हम प्राप्त कर सके पर भी उन्होंने फोकस किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, यानी उन्होंने क्राफ्ट वर्क पर फोकस किया, यानी क्राफ्ट की एजुकेशन और हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए। मीडियम इंस्ट्रक्शन मदर टंग यानी मातृभाषा, जिस भी भाषा से आप बात कर रहे हैं हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाओं को बोला जाता है, बहुत सारी बोलियां हैं, क्षेत्र क्षेत्र पर बदले पानी, क्षेत्र क्षेत्र पर भाषा। इस बिंदु पर ध्यान दिया कि जैसे भी क्षेत्र में हम जाएं वहां पर भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, परंतु संस्कृति भी बदल जाती है। बट विविधता का देश कहा गया है, भारत एक विविधतापूर्ण देश है। तो किसी पर थोपी ना जाए कि तुम्हें पढ़ना है तो अंग्रेजी में पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ो, नहीं, अपनी मातृभाषा में लोकल लैंग्वेज को फोकस करना है। और आज भी हम देखते हैं कि एनसीएफ में भी ये वर्णन किया गया है, 2005 में भी किया गया और एनईपी 2020 में भी ये वर्णन किया गया कि मातृभाषा यानी लोकल लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा सीखने में सुलभता प्रदान करती है, इसलिए उस पर बल दिया गया। नेक्स्ट एक्टिविटी, emphasis on activity method. What is the activity method? We use theoretical method only. टीचिंग करा रहे हैं, एक्सप्लेन, टीचर इज आइडियलिस्टिक, डैश पर खड़ा है और अपनी बात को फेंक रहा है, ऑटोक्रेटिक मेथड से सुना रहा है बच्चों के बीच में। भाई वी कैन नॉट यूज डेमोक्रेटिक मेथड, वी कैन नॉट यूज एक्टिविटी बेस्ड मेथड। भाई एक्टिविटी विद कोऑपरेशन, बच्चों के बीच में जाए, एक्टिविटी कराएं, किसी कॉन्सेप्ट को एक्टिविटी से सिखाना, तो कहीं ना कहीं क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को भी यहाँ पर टीचिंग में लाना चाहिए, बल दिया गया है। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना एंड लर्निंग विद कोऑपरेशन आल्सो। एक कहीं ना कहीं एक तीव्र बुद्धि वाले बालक को, जो हाई इंटेलिजेंट वाला बालक है, उसके साथ एक लो इंटेलिजेंट वाला बालक बैठा दे, परंतु क्या है आज की क्लास में, आज की सोसाइटी में क्या है, हाई लेवल वाला हाई के साथ, लो लेवल वाला लो के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है। परंतु यदि हम लर्निंग के लेवल से देखें तो हाई वाले बच्चे के साथ यदि एक लो लेवल वाला बच्चा है जिसकी आईक्यू कम है, उसको बैठा दे तो कहीं ना कहीं उसको भी सीखने में सुलभता महसूस होती है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ तर जाता है। जैसे देखा होगा एक चींटी हाथी की पीठ पर बैठ करके नदी पार कर जाती है, इसी प्रकार से एक तीव्र बुद्धि वाले बालक के साथ एक मंद बुद्धि वाला बालक भी कहीं ना कहीं सीखने में सक्षम हो पाता है। तो लेक्चर मेथड जिसे हम नॉर्मली यूज भी करते हैं, सभी तरह से यूज किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड आल्सो। नेक्स्ट, डिसिप्लिन की बात की है उन्होंने, अनुशासन कहना कैसा होना चाहिए कि मनुष्य की बुद्धि का कहा नहीं जा सकता, वो कहीं पर नटखट, कहीं पर चंचल, है ना, कहीं पर किस प्रकार की बुद्धि का व्यक्ति होगा, किस प्रकार की सोच का व्यक्ति होगा। इतने सारे इंडिविजुअल्स इस यूनिवर्स में हैं, उन इंडिविजुअल्स के थॉट्स भी इंडिविजुअल्स हैं।
हम कुछ थॉट्स को एक साथ मिला करके यूनिवर्सल कर लेते हैं कि जनरलाइज कर ले, ये थॉट्स के अनुसार ये होता है। पर जितने माइंड उतनी ही सोच, उतनी ही नेचर, उतनी ही इंटरेस्ट, तो उनको कहीं ना कहीं एक मुख्य धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए डिसिप्लिन का भी मेन फैक्टर है। तो डिसिप्लिन ऑफ माइंड कैसे हो? डिसिप्लिन ऑफ माइंड के लिए उन्होंने कहा कि थॉट्स एंड एक्शन, यानी जो विचार वो व्यक्त कर रहा है उसे एक्शन में तब्दील जरूर करें, और उनका कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिसिप्लिन हो, एक सोशल डिसिप्लिन हो, है ना। समाज में आज सोशल डिसिप्लिन की बात, सेल्फ डिसिप्लिन तो हम अपने आप को कर ही लेते हैं, ना ही हम सेल्फ शेड्यूल बनाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। तो हमें क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे होगा? उठे 10 बजे उठ रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, अर्ली उठ रहे हैं, सो किस समय रहे, जाग किस समय रहे, ये कोई शेड्यूल नहीं है। तो सेल्फ डिसिप्लिन हमारा कहाँ है? सेल्फ रिलायंट हम कैसे होंगे? हम कैसे स्वावलंबी होंगे? सेल्फ डिपेंड हम कैसे होंगे? हम सक्सेस कैसे होंगे जब हमारा सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है? एंड देन सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं तो समाज में जो भी मानदंड बने हैं, जो भी नॉर्म्स बने हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल डिसिप्लिन के लिए। यदि आज उन सब सोशल डिसिप्लिन, सोशल मानदंड को, नॉर्म्स को हटा दिया जाए, तो एवरी पर्सन इनडिसिप्लिन होने की संभावना में गुजर रहा होगा कि कहीं कोई रूल्स नहीं है, कहीं कोई रेगुलेशंस नहीं है। हम ये देखते हैं एक ट्रैफिक पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला ना खड़ा हो कहीं किसी चौराहे पर, तो हम उसकी स्थिति देख सकते हैं कि उस चौराहे पर सब वाहन आपस में टक्कर मार रहे होंगे। जब उस छोटे से डिसिप्लिन में, सोशल डिसिप्लिन में हम उसे देख सकते हैं, तो इस सोसाइटी, समाज को चलाने के लिए कितने बड़ी डिसिप्लिन की आवश्यकता होगी। तो ये कहीं ना कहीं उस डिसिप्लिन में शामिल होता है कि हम सोशल डिसिप्लिन कैसे रखें। टीचर डेडिकेशन हो, रेडी टू सर्व, यानी जो ज्ञान है उसको मासेस तक कैसे पहुंचाना है, ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे पहुंचाना है, उसके लिए तत्पर रहे। वेल ट्रेंड हो, प्रोफिशिएंट हो, यानी उसको कहीं ना कहीं नॉलेज हो, कंटेंट कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास कमांड ही नहीं है और एंथुसिज्म नहीं है, फिर भी वो जो है कहीं ना कहीं एक रोस्ट नॉलेज को कहीं ना कहीं कन्वे कर रहा है। एक फेथ हो उसे अपने ऊपर, कमिटमेंट, एक ऑनेस्ट हो अपने कार्य के प्रति। तो टीचर को कहीं ना कहीं मेनली जब देखें तो वो डेडिकेटेड होना चाहिए, अपने अकाउंटेबल होना चाहिए और रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ इस न्यू जनरेशन को बनाने के लिए। तो टीचर का रोल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी, जो नई तालीम है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो 1936 में हरिजन पत्र के बारे में हमने बहुत कुछ सुना होगा पहले, कि हरिजन पत्रिका आती थी तो उसमें इनके थॉट्स पब्लिश हुए। और इसके बाद एक वर्धा में शिक्षा सम्मेलन हुआ था, वर्धा कॉन्फ्रेंस 1937 में। तो वहां पर गांधी जी ने नई तालीम को इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्टली। आफ्टर दैट जब 1937 में जो इन्होंने कार्य दिया था जाकिर हुसैन समिति, जो जाकिर हुसैन जो थे जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर थे, तो उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर इसके बाद खैर समिति आई, खैर समिति ने भी अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो आफ्टर दैट यदि देखें तो इन लास्ट में जो एक हरिपुरा में सम्मेलन हुआ जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में रिपोर्ट आई। फिर 1939 में जो मैंने लिखा है इसी के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अलग वो हट करके थोड़ी लीक से। 1939 में हिंदुस्तानी तालीमी के नाम से एक संघ बना था, जिसे कुछ प्रांतों में नई तालीम को पहले फोकस किया गया कि कहीं प्रयोग करके देखें क्या है शिक्षा सफल हो पाती है। तो कुछ प्रांतों में लागू हुई। फिर एक इसके लिए वो जांच करने के लिए 1938 में ही 39 में ही खैर समिति आई। फिर आफ्टर दैट सार्जेंट योजना आई 1944 में। इसमें सार्जेंट योजना में भी फिर इन्होंने जो है बेसिक बातों पर बल दिया, उसने इसके बारे में बनाया। और 1945 में एक सेवाग्राम में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। आफ्टर दैट जो 1947 में पहले शिक्षा मंत्री जो हुए स्वतंत्र भारत के मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने नई तालीम के विकास पर बहुत ज्यादा बल दिया। आफ्टर दैट हम बहुत चीजों को हम देखते हैं कि तब से 1947 के बाद से कितनी इम्प्लीमेंशन और कहीं ना कहीं सुधार हुए, इम्प्रूवमेंट हुए एजुकेशन के फील्ड में। 1948-49 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, मुदारिया आयोग आया, राष्ट्रीय ये कहीं ना कहीं कोठारी आयोग आया। फिर इसके बाद 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, 1986 में आई।
फिर ब्लैक प्राइमरी के फील्ड में देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड योजना और यशपाल समिति, फिर आफ्टर दैट मिड डे मील, डीपीईपी, और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, हम वहां तक पहुंचे। ये सब मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो हम एक उस पड़ाव से पहुंच रहे हैं, परंतु फिर भी आज भी नई तालीम को 2020 में भी हम शामिल कर रहे हैं। इन चीजों को हम कैरिकुलम से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। 2000 में एनसीएफ आया, 2005 में एनसीएफ 2005 के नाम से, जिसके बारे में एनालिटिकल स्टडी हम कर रहे हैं। 2005 में पहला कैरिकुलम फ्रेमवर्क बना और इस कैरिकुलम फ्रेमवर्क में इन सब चीजों का वर्णन किया गया कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में किस किस क्लास पर, किस किस वर्ग पर क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी, इसका मैं आगे वर्णन करूंगा। और 2007 में नॉलेज कमीशन आया सैम पैत्रोदा का, और आफ्टर दैट एनसीएफटी 2009 में आया, जो टीचर एजुकेशन को बाल केंद्रित करने के लिए, चाइल्ड सेंटर्ड करने के लिए, कैसे टीचर को यूटिलिटी, अपनी इंपोर्टेंस दिखाई जाए कि टीचर को कैसे इंप्रूव किया जाए जिससे शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड बनाया जा सके। आफ्टर दैट आरटीई एक्ट आया 2009 में, और जिसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया बच्चों के लिए। सभी बच्चों को एक फंडामेंटल राइट हुआ, जिसे हम 21A में 1945 में शामिल किया गया था, आर्टिकल 45, बट संविधान में शामिल किया गया था, परंतु 21A को फिर अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया कि क्या एक फंडामेंटल राइट होगा शिक्षा का। अब हम देखिए शिक्षा के प्रति कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी लड़ाई लड़ी। जिस नई तालीम का उदय 1937 में हुआ और इतने सालों के बाद हम पहुंचे आरटीई एक्ट 2010 पर, यानी इतने सालों में बहुत इम्प्लीमेंटेशन हुए, बहुत सुधार हुए, बट शिक्षा में जो पहले था, जो पहले मेंशन हो चुका था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वही फ्रेमवर्क ईयर बाय ईयर वही रहा, कितनी भी पॉलिसी चेंज हुई। 2010 के बाद में हम देखेंगे बहुत सारे सर्व शिक्षा अभियान इसमें आया था, मैंने उसका वर्णन नहीं किया। तो अब देखिए उसके बाद 2010 के बाद क्या आया, सीधे प्राइमरी पर हम ही चल रहे हैं। तो 2020 में एनईपी 2020 को लागू किया, और लागू कहाँ, अभी तो वो लागू हुई ही नहीं, उसका ड्राफ्टिंग हुई, 3 साल उसको ड्राफ्टिंग में लगे, उसको इम्प्लीमेंट होने में अभी पता नहीं कितना समय लगेगा। और उसके कॉन्सेप्ट को भी देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा वही है जो कहीं ना कहीं नई तालीम के रूप में गांधी जी ने उस समय कही थी कि कैसे व्यक्ति, क्या था शिक्षा में, कैसे व्यक्ति सेल्फ डिपेंड हो सके, क्या टीचर होना चाहिए, क्या उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्वावलंबन होना चाहिए, हम कैसे सेल्फ डिपेंड हो सके, कैसे सेल्फ रिलायंट हो सके। मीडियम क्या होगा एजुकेशन का, वो भी सेम वही रहा, आज भी वही था, तब भी वही था, आज भी नई पॉलिसी लागू 2023 में चल रहे हैं, तब भी हम वही हैं। क्या चेंज आया है? तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेसिक एजुकेशन के प्रिंसिपल्स पर बात की गई, तो क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वही 45 में, वही 21A में, बस थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दिया 6 to 14। और 2022 में हम देखें क्या किया, उसमें केवल 10+2+3 का स्ट्रक्चर बनाया, उससे पहले कुछ और स्ट्रक्चर था। आफ्टर दैट अब क्या 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर बना दिया। बट मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, मदर टंग को भी लिया, क्राफ्ट वर्क को भी लिया, यही 2005 के कैरिकुलम में एनसीएफ में लिया, यही एनईपी 2020 में लिया। नेक्स्ट आगे इसमें टीचर सैलरी विल आल्सो कम आउट, बट इन्होंने एक पॉइंट लिया था उसमें कि टीचर को अभी कहीं पर होता है, यदि हम देखें गुरुकुल पद्धति में यदि एजुकेशन दी जाती है तो वहां पहले क्या था, वैदिक कालीन शिक्षा पर जाते हैं तो बौद्धकालीन शिक्षा पर भी जाएंगे तो वहां भिक्षुक होते थे, जाते थे घर घर कटोरे लेकर के कि अन्न इकट्ठा करके लाना है और उस अन्न से हमारी जीविका का निर्वाह होगा। आज ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आज क्या मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं, लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं, परंतु ज्ञान देने के लिए उनके पास उस सैलरी के एवज में जितनी सैलरी प्राप्त करते हैं उतनी मात्रा के 10% का भी ज्ञान वो बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराते हैं। गवर्नमेंट ने उन्हें क्लर्क बना दिया, संस्थानों ने उन्हें क्लर्क बना दिया है, न कि एक शिक्षक। गवर्नमेंट ने कहा कि आज ये मॉड्यूल लागू करना है, आज प्रेरणा ऐप लागू करना है, निष्ठा ऐप लागू करना है, ये करना है, ये भेजो, ये मॉड्यूल भेजो, जनगणना कीजिए, वगैरह कीजिए, वोट में जाइए, वोटिंग कराइए। वाई?
मेनली वर्क क्या था टीचर का? टीचिंग कराना, जिसके माध्यम से वो आगे आने वाले जनरेशन को लिटरेट कर पाता। आज उनकी महत्ता कम हो रही है। इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम का। आज इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन की तब आवश्यकता थी, परंतु आज तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया एजुकेशन का। भी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। सभी ने अपने एक इंस्टीट्यूशन, अपने एक व्यवसाय के रूप में, उनका तो एक बिजनेस है वह, उसके रूप में खोल लिए। तब क्या था? इंडस्ट्री ओरिएंटेड ये था कि कहीं ना कहीं उद्योग लगाइए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाइए, जिससे कि आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके, आसपास के लोग बाग अपनी जीविका निर्वाह कर सके। ये था जिससे कि व्यक्ति कुछ सीख करके आगे बढ़े। और आगे मैंने बेसिक एजुकेशन इनको नाम दिया, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बातें मैं बता चुका हूँ। समय की महत्ता को देखते हुए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में करूंगा अपने कार्य को। बेसिक एजुकेशन की कैरिकुलम में देखिए क्राफ्ट वर्क आया है, मदर टंग मातृभाषा को बल दिया गया है, गणित का भी को बल दिया गया, गणित का ज्ञान होना चाहिए, सोशल स्टडीज पर फोकस किया गया है, जिसे आज के समय में एनवायरनमेंट की बहुत चिंता हो रही है, वातावरण की बहुत चिंता होती है। देखते हैं आधे से अधिक सम्मेलन वातावरण पर होते हैं, आधे से अधिक कैंपस क्राइटेरिया में जो भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं उनके क्राइटेरिया में एनवायरनमेंट फर्स्ट स्टडी होता है। एनवायरनमेंट क्यों नहीं होगा? जब अवेयर नहीं होंगे उसके प्रति तो एनवायरनमेंट क्यों अच्छा नहीं होगा? आज उसकी आवश्यकता में क्यों पड़ी? जनरल साइंस की आवश्यकता, आर्ट और गेम्स की आवश्यकता, सब वही कोर्स में शामिल है जिससे ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट आगे सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम की बात की थी उसने, अपने आप सपोर्ट करने वाला सिस्टम, अपने आप ही आप आगे बढ़ाएं, अपने आप ही अर्निंग करें, अपने आप का पालन पोषण करें, अपने आप ही खाने की योग्य शिक्षा प्रदान करें। सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम, नोवेल फिलोसफी ऑफ लाइफ, वर्क ओरिएंटेड मेथड को उन्होंने फोकस किया। इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, उनका एम था कि नागरिकता के लिए शिक्षा होनी चाहिए, देश के लिए शिक्षा होनी चाहिए, इंडिविजुअल के लिए शिक्षा कम। अपना विकास कर रहे हैं, स्वार्थ पूरा हुआ, ना शिक्षक है ना छात्र है, ना शिक्षक और छात्र के मध्य कोई संबंध है, आत्मीयता ही नहीं है गई। क्या है? एजुकेशन नागरिकता के लिए होनी चाहिए, सोशलाइजेशन के लिए होनी चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए शिक्षा को प्राप्त करें, जिससे हम अपलिफ्टमेंट कर सके, किसका? कैरेक्टर बिल्डिंग कर सके, अपने सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सके ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 ने भी, मैं अभी फोकस कर रहा था, मैंने सभी एनईपी 2020 की बात यहाँ कर दी इसके अगेंस्ट में। उसने फोकस किया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को। दिस इज द सेम एज इट नई तालीम। और एनसीएफ ने कहा कि एनसीईआरटी प्रिपेयर करेगी, तब एनसीईआरटी नहीं थी जब बेसिक शिक्षा एजुकेशन आई। अब तो एनसीएफ को तो एनसीईआरटी प्रिपेयर करती है, और आगे आने वाले एनईपी 2020 के भी कैरिकुलम को प्रिपेयर करने की जो जिम्मेवारी है वो भी एनसीईआरटी को ही दी गई है कि एनसीईआरटी ही इसको फॉलो अप करेगी। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की यदि बात करते हैं तो कहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ? पहले परीक्षा के रूप में होती थी जब इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता थी। आज इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, आज एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, एग्जामिनेशन सिस्टम ही नहीं, मूल्यांकन ही नहीं होता। बच्चा पहले एडमिशन लेने से पहले पास हो जाता है, आफ्टर दैट एग्जामिनेशन होते हैं। 30% इंटरनल है, 70% एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में 30% में 30% आ रहे हैं, एक्सटर्नल में वो पासिंग मार्क्स में लेकर के आता है, तब भी वह सेकंड डिविजनर बन जाता है। और 99.9% ला करके मेरिट बना रहे हैं बच्चे। कहाँ से इतना? यदि नॉलेज के बिहाफ पर उसे देखें तो मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं देखूं तो उसे शायद 50% भी नॉलेज कंटेंट की नहीं होगी, जिसे सीख करके वो 99% मार्क्स लेकर के आया। तो टू गेट रीड ऑफ रोट सिस्टम, रटंत विद्या, पहले तो रटते थे बच्चे, नकल करते थे बच्चे, परंतु आज रटने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में तो ब्लूटूथ से कॉपी करते हैं, कान में लीड लगी होती है, ओपन एजुकेशन सिस्टम आ गया है, कॉपी में से खुली ओपन बुक एग्जामिनेशन आ गए हैं, बुक आगे होगी उसी में सिलेक्ट करो आंसर कहाँ होगा, कट पेस्ट करते हैं आज के समय में। टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, इनकी बात की गई है एनसीएफ में कि कहीं ना कहीं जेंडर, कास्ट और रिलीजन के आधार पर
भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, इसको समाप्त किया जाए। मुझे तो लगता है कि पहले भेदभाव नहीं था और आज भेदभाव ज्यादा है, और पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं आज के मुकाबले पहला बहुत कुछ अच्छा था। आज हम डिजिटलाइज हो गए हैं, ग्लोबलाइज एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, बट एजुकेशन एनवायरनमेंट में हम कहीं ना कहीं फेल है। नेक्स्ट आगे, एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, बहुत ही उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया, टू लिंक द स्कूल लाइफ ऑफ ए चाइल्ड विद द लाइफ ऑफ हिज होम। घर से जोड़ा जाए, यही तो हो रहा है। कितने भी महंगे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में आप एडमिशन करा दीजिए, कॉन्वेंट चले जाइए, चाहे सीबीएसई बोर्ड में, चाहे आईसीएसई बोर्ड में चले जाइए, यदि टीचर कार्य नहीं, माँ बाप को पढ़ा लिखा होना चाहिए। पेरेंट्स का एग्जामिनेशन होता है, बच्चे का एग्जाम नहीं होता है। होमवर्क बच्चे को दे दिया जाता है और पेरेंट्स पूरे दिन लगे रहते हैं कि कैसे होमवर्क पूरा कराएंगे, नहीं टीचर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो लाइफ ऑफ, ये क्या, टू लिंक द स्कूल लाइफ ऑफ ए चाइल्ड विद द लाइफ ऑफ हिज होम, घर से जोड़ दिया उसको। वहां पर जहां यहाँ पढ़ रहा है वहां भी इतना ही पढ़ेगा, नाइबरहुड प्रोसेस है। परंतु इसका अर्थ उन्होंने कहा, यदि हम इसको देखें, अदरवाइज देखें, तो कहीं ना कहीं स्कूल की जो लाइफ है वो घर की लाइफ जैसी होनी चाहिए, पड़ोसी की लाइफ जैसी होनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस आउटसाइड द स्कूल। बाहर के एक्सपीरियंस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए कि आउटसाइड क्या सीख रहा है स्कूल से। He must be here so that the child feel that the teacher is paying attention to his point of view। यानी वो कहीं ना कहीं सीखने के प्रति अटेंशन है या नहीं है, उसके प्रति कंसंट्रेशन उसका है या नहीं है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है। बैठा है क्लास में, मोबाइल चला रहा है, कान में लीड लगे, टीचर बोल रहा है, टीचर को लगता है कि मैंने बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर दिया, बट फ्रेंड्स को क्या लगता है, मैंने कितना अच्छा मूर्ख बनाया। तो दिस इज द फैक्ट। Education should be continuous process of finding oneself, knowing one's own truth, and it has been said in the NCF to facilitate this process by giving opportunity to children for various experiences। Next आगे बढ़ते हैं, वैल्यू एजुकेशन को आइसोलेटेड नहीं करना, इसके बारे में वर्णन किया गया है। एस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी की बात की गई है, जैसा कि मैं पहले भी वर्णन कर रहा था। एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बातें यहाँ पर मेनली है। तो प्रत्येक इंडिविजुअल को समझना, जैसे मैंने आईक्यू की बात की, तो कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग को यहाँ पर फोकस करना चाहिए। जैसे हमने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात की है, तो शायद वह यही का ही एक प्रोडक्ट है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जाने। इट्स सेड दैट एवरी चाइल्ड हैज हिज ओन एबिलिटीज एंड स्किल्स। प्रत्येक छात्र में, दिस इज द अलग, बच्चे में सब में आईक्यू अलग होती है, वो इंडिविजुअल यूनिक है इन द वर्ल्ड, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी भी अलग होगी, इंडिविजुअलिटी भी अलग होगी, कहीं ना कहीं वो उसके इंटरेस्ट भी कुछ अलग होगा। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, तो अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी फोकस करना चाहिए। आज हम सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं, किसी को गणित में ज्यादा रुचि है, किसी को डांस में ज्यादा रुचि है, किसी को म्यूजिक में ज्यादा रुचि है, सिंगिंग में ज्यादा रुचि है, पेंटिंग में ज्यादा रुचि है, कोई बुक रीडिंग करना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है। तो वो उसका अपना लव ऑफ नेचर है, वो उसकी अपनी एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट फील्ड है, जिसमें वो कहीं ना कहीं अच्छा करने का प्रयास करेगा। तो वहां पर एक बर्डन नहीं होना चाहिए कि तुम्हें यही बनना है। फोर्सली देखते हैं ना, कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर गार्जियंस का देखने को मिलता है कि वो अपने बच्चे को जो सोचते हैं कि मुझे ये बनाना है, वो पहले डिसाइड कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको दबाते रहते हैं, उसके इंटरेस्ट को दबाते रहते हैं। नहीं छोड़ो, इंडिपेंडेंस कर दो उसको, कि स्वतंत्र है, अपनी लाइफ को खुद अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर। लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी along with objective method of knowledge has also been considered a part of cognitive enterprise of man। It is here that along with the textbook scientific inquiry method, emotional literacy aspects and skill is said to be involved। ये सब NCF में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Education must be seen as a liberating process, otherwise everything that has been said so far will be meaningless। We have to be free from caste, multilingual। आज देखते हैं मल्टीलिंगुअल
आप देखें मल्टी डायमेंशनल कैरिकुलम की बात आ रही है उठ करके, तो कहाँ से इतने अध्यापक, कहाँ से इतने टीचर, कहाँ से संस्था इंस्टीट्यूशन देखेंगे IT को लागू करा पाएगी जो आगे 4 ईयर BEd करिकुलम आने वाला है। Communal biases and resources or our children through this process to create a good environment for the work of teaching and learning in the school. Good environment की बात की गई है. What is the good environment? This is the stressful environment everywhere. Everywhere a stressful. Burden बच्चे के कंधे पर जब से फर्स्ट क्लास में आता है, एक कहते हैं ना कि बैगलेस एजुकेशन हम ला रहे हैं, यशपाल समिति ने भी कहा कहीं कोई बैगलेस एजुकेशन नहीं है। जितना उसका बच्चे का खुद का वजन नहीं होता है जितना वो बैग लेकर के स्कूल में जाता है। एनवायरमेंट के नाम पर हर एक कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक बैठा है, टीचर ऑटोक्रेटिक बैठा है। यदि आप वहां पर थोड़ी सी बटरिंग करेंगे तो थोड़ा सा पोलाइट हो जाए, अन्यथा वह कहीं ना कहीं बच्चे को डांटता है। ये कार्य विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना लगाता रहता है। यदि सिखाने के नाम पर उसका ही टेस्ट ले लिया जाए, उस अध्यापक का टेस्ट लिया जाए, एग्जाम लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि 100 में से 100 मार्क्स लेकर आएगा। कहीं ना कहीं 100 में से उसके मार्क्स भी उसकी योग्यता के अनुसार नहीं होंगे जितनी वो बच्चों से चाहते। तो सम टीचर्स ही अच्छे हैं, सम टीचर्स ही मीनिंगफुल हैं, जो अपने अकाउंटेबिलिटी को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं एक ह्यूमन चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ करके, एक ह्यूमन बिहेवियर को समझ करके कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसे प्रोवाइड करा पाते हैं। अदरवाइज रिजिडनेस ज्यादा दिखाई देती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टास्क अबाउट डेवलपिंग ए सेंस ऑफ प्राइड इन वंस कंट्री सो द चिल्ड्रन कैन फील ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द कंट्री। यानी उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। इंटरनेशनलाइजेशन पहले ना हो, पहले उसका राष्ट्रीयकरण तो हो, पहले वो देश को तो समझे। किसी बच्चे से हम सीखे की बात करते हैं। नेक्स्ट, एनसीएफ ने डिफरेंट करिकुलम विभिन्न क्लासेस के लिए नाम बनाया। 1 to 5 के लिए क्या क्या करिकुलम रखा आप देख रहे हैं। मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज हो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट स्टडीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल डेवलपमेंट, वर्क एक्सपीरियंस एंड हेल्थ एजुकेशन, इनको फोकस किया। 1 to 5 इनके बारे में बच्चों को अवेयर कराया जाए। नेक्स्ट 6 to 8 सेम वही, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। दिस इज द करिकुलम ऑफ 6 to 8 by the NCF 2005. Next 9 to 10 मदर टंग, फिर वही इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, उर्दू एंड अदर्स, साइंस, सोशल स्टडीज, कंप्यूटर एजुकेशन को यहाँ पर लाए गए, पीस एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट। नेक्स्ट है 11th और 12th के लिए अलग कैरिकुलम रखा। इसमें स्ट्रीम वाइज डिवाइड किया, साइंस स्ट्रीम का कुछ अलग किया, परंतु कुछ कॉमन रखे। इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, मदर टंग ये कॉमन रखे। बाकी इलेक्टिव को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें इलेक्शन कर दिया, चुनाव कर दिया कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। PCM है, जेडबी है, जो भी पॉलिटिकल साइंस, इसी में आपका आर्ट स्ट्रीम बना दी और एक अकाउंट स्ट्रीम, इसके अकॉर्डिंग करिकुलम को उन्होंने डिजाइन किया। नेक्स्ट, असाइनमेंट कैसे तैयार करें, इसके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फर्स्ट पेज ऑफ दिस असाइनमेंट, जो भी हमें टॉपिक दिया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टाइटल पेज हम तैयार करें। टाइटल पेज कहीं ना कहीं पूरे वर्क का एक कहते हैं ना आमुख प्रश्न, पूरे वर्क की एक ये मान करके चले कि हम किसी पुस्तक को देख रहे हैं और उसके टाइटल से पहचान लेते हैं इस पुस्तक के अंदर होगा क्या। मैथ्स की पुस्तक को देखा, लिखा हुआ नहीं देखा, मैथ्स के डिजाइन बने देखे तो हमें लगा कि इसके अंदर मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स। तो एवरी फाइल इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय द इंडिविजुअल्स। तो जो भी इंडिविजुअल किसी फाइल को प्रिपेयर कर रहा है, जिसे असाइन वर्क कर रहा है, असाइनमेंट इज नॉट ए क्वेश्चन, असाइनमेंट इज ए टॉपिक आल्सो। बट उस टॉपिक को प्रिपेयर करते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए उस टॉपिक को, उस प्रोजेक्ट को हम कैसे डॉक्यूमेंट के रूप में कन्वर्ट करें, कैसे उसको हम शो ऑफ करें। दिस इज द शोकेस ऑफ आवर माइंड आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर ए टाइटल पेज। This is the format of title page. These are different for all universities, all institutions also. But
वी प्रिपेयर ए फॉर्मेट, एक इमेजिनेशन है नेक्स्ट, जिसमें हम कॉलेज का नाम, सेशन, तो सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक का नाम, कौन हमारे उस वर्क को चेक करेगा और कौन प्रेजेंट कर रहा है उसका भी नाम यहाँ पर मेंशन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में किस किस के प्रति आभार व्यक्त करूंगा और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहे मेरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में, किस किस ने अपनी महत्ता दिखाई, उन सब का वर्णन यहाँ पर करना है, अपने बारे में लिखना है, अपने परिवार के बारे में जिन्होंने समय दिया, अपने शिक्षकों के बारे में लिखना है। ये नहीं कि मैंने ये वर्क किया, मैंने इस वर्क में किसी की सहायता नहीं ली, ऐसा कुछ नहीं, सबका सहयोग जहां से भी मिला उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट करें। नेक्स्ट इंडेक्स तैयार करें। इंडेक्स इज द सीक्वेंस ऑफ वर्क। किस सीक्वेंस में हमने वर्क को एडजस्टेड किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया, सेकेंडली क्या आया, थर्डली क्या आया, किस पेज पर है, क्या डेट है, क्या सिग्नेचर है, वो सब चीजें यहाँ पर इंडेक्स पर मेन किया। नेक्स्ट इस बच्चे ने यहाँ पर किया है, किसी ने, तो मैं दिखा रहा हूँ इंडेक्स किया उसने, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं किया बट लिखा है इंडेक्स में उसने, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, दिस ये टॉपिक्स उसने लिखे, उसके कोडिंग है ये। और इसके भी अदरवाइज हो सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, तो मैंने एक फॉर्मेट दिखाया है आपको कि इंडेक्सिंग में हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग होती है, इंडेक्स के जस्ट बाद इंट्रोडक्शन होता है कि फाइल का ऑब्जेक्ट क्या है, फाइल क्या है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, इसमें हम उसके बारे में वर्णन करें कि इसका कहीं ना कहीं यूटिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन लिखा है इसमें, इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट। नेक्स्ट आते हैं 1, 2, 3 पेजेस में हो सकता है, ऐसा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन अपने व्यूज है अबाउट द फाइल। नेक्स्ट बैकग्राउंड ऑफ द नई तालीम इसने दिया है, यानी इसके बारे में जो भी हम टॉपिक लिया है इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड के बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके बारे में नई तालीम की कंपेटिवली हम एनसीएफ से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दो हमारे पास वेरिएबल हैं, फर्स्ट वेरिएबल है नई तालीम और सेकंड वेरिएबल है एनसीएफ 2005। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, किसी एक वेरिएबल का पहले डिस्क्रिप्शन करें, फिर इसके बाद सेकंड वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन करें, आफ्टर दैट दोनों में कंपैरिजन दिखाएं। तो ये सीक्वेंस हमारी होनी चाहिए। सेम ऐसे किया, फर्स्ट वेरिएबल पर इसने जो है एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन कर रखा है अपना, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, ये किया है। आफ्टर दैट सेकंड वेरिएबल पर भी आ गया, व्हाट इज द एनसीएफ। एनसीएफ में आफ्टर दैट मैंने दिखाया था वो क्लासेस के कोडिंग भी ले सकते हैं, कंपैरिजन भी ले सकते हैं कि किन पॉइंट्स को नई तालीम में दिया गया था और किन पॉइंट्स को एनसीएफ में भी दिया है, कितनी सिमिलरिटीज हैं और कितनी डिससिमिलरिटीज है, इन पॉइंट्स को हम ले सकते हैं। लास्ट में हमें कंक्लूड करना है, और जहां से भी हमने कोई लिटरेचर पढ़ा है, जो भी हमें बुक्स पढ़ी हैं या नेट सर्च किया है, उन पॉइंट्स को हम रेफरेंसेस में देंगे। आफ्टर दैट रेफरेंसेस होगा आपका बिब्लियोग्राफी, जिसमें जो भी चीजें हमने पढ़ी है, जो भी टूल हमने अप्लाई किया है, वेबसाइट से पढ़े हैं, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी है, कोई बुक्स पढ़ी है, उन सब का वहां पर वर्णन हमें करना है। और इन चीजों को हम इस बिब्लियोग्राफी में इन रेफरेंसेस में हम शामिल करेंगे। और इन लास्ट थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे लगता है कि कोई क्वेरीज हो यू कैन पुट अप हियर, सो थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है और समय भी थोड़ा ज्यादा हो गया और कुछ लोग समय का ध्यान रखते हुए पोर्टल को छोड़ भी गए हैं, बट आपने अपनी बात सही ढंग से रखी है, ये बहुत अच्छी बात है।